वेल थंबनेल से आपने आइडिया लगा लिया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले डेट हाउ बैंक्स मेक्स अस फूल। बैंक हमें किस तरह से फूल बनाते हैं, हमारा पैसा हमसे लेके और उसी को से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के और हम ही को कम इंटरेस्ट देते। कैसे बैंक्स पैसा कमाते और कैसे हमें बेवकूफ़ बनाते। तो आपका टाइम वैल्यूएबल है, इसलिए सारे चैप्टर्स नीचे दिए हुए हैं मैंने, आप स्विच कर सकते हो। बट फॉर योर नॉलेज आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले बात करते हैं बैंक पैसा कमाता कहाँ से। तो देयर आर 3 वेज जिससे बैंक्स अपनी अर्निंग्स करता है। तो पहला तरीका होता है इंटरेस्ट इनकम। जो आप लोन बैंक से लेते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो। कई लोगों को पता होगा ये मेजर सोर्स होता है बैंक का एक इनकम का। बट इसके अलावा भी कुछ सोर्सेज होते हैं। जैसे दूसरा सोर्स होता है बैंकिंग फीस या फिर कई सारे हिडन चार्जेस बैंक आपके ऊपर लगा देता है। तो बैंकिंग फीस या फिर हिडन चार्जेस या फिर दूसरा मेजर सोर्स होता है इनकम का बैंक की। आपको पता है बैंक आपके ऊपर अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे चार्ज लगा देगा, मिनिमम बैलेंस के नाम पे चार्ज लगा देगा। इवन आपको जो एसएमएस बैंक सेंड करता है, एक छोटा सा एसएमएस, चाहे आप उसको ओपन करो चाहे ओपन ना करो, बैंक आपके ऊपर उस एसएमएस का भी चार्ज लगाएगा। प्लस आपका अगर एटीएम से विड्रॉल करते टाइम पर अगर फेल हो गया है ट्रांजेक्शन तो बैंक उसके ऊपर चार्ज लगा देगा। यहाँ पे कुछ बैंक्स का मैं जैसे एग्जांपल दूँ, एसबीआई के केस में ये चार्ज 20% है। वहीं अगर आप एचडीएफसी या फिर कोटक से में बैंक अकाउंट आपका, तो वहाँ 25% तक ये चार्जेस है। मतलब गलती बैंक के एटीएम की, लेकिन चार्ज हमसे किया जाता है यहाँ पे। इसके अलावा बैंक इनएक्टिविटी के चार्जेस लगा देगा आपका। अगर आपने कुछ टाइम से ट्रांजेक्शन नहीं किया, डिपॉजिट विड्रॉल नहीं किया, तो वहाँ पे उसको इनएक्टिव डिक्लेयर करके उसका चार्ज आपके ऊपर बैंक लगा देगा। आप जब एनईएफटी से ट्रांसफ़र करते हो पैसा तब आपके ऊपर चार्ज लगाता है। आप डेबिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तब बैंक आपके ऊपर चार्ज लगा देता है। आपने अगर कहीं से 100 रुपये का मान लेते सामान खरीदा और इस 100 रुपये को आपने डेबिट कार्ड से पे किया, तो उस दुकानदार के पास 100 रुपये पहुँचेंगे नहीं, उसके पास पहुँचेंगे 99 रुपीज़। और अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तब तो उसके पास सिर्फ 98 ही पहुँचेंगे। क्रेडिट कार्ड के केस में 2% चार्ज लगा देता है और 1% डेबिट कार्ड के केस में बैंक चार्ज लगा देता है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट के ऊपर। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारी हिडन चार्जेस है जो बैंक आपके ऊपर लगाता है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना भी दूंगा, कभी आप कमेंट में बोलोगे तो। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है जहाँ से बैंक अर्न करता है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट चाहे कोई भी बैंक हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, वो आपसे पैसा लेके और उसको इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे बैंक का ये रूल है कि वो कुछ पैसा आपके पास रिजर्व रखेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 1000 अगर डिपॉजिट किए तो इस 1000 में से वो 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ अपने पास में रखेगी। बाकी जो बचा पैसा उसे बारो कर देगी, लोन पे दे देगी, या तो फिर उसको कहीं इन्वेस्ट कर देगी। इन्वेस्ट मेजोरिटी करती है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के अंदर। एंड LIC वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, यहीं से आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। यहीं से कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और वहाँ से 18 to 22% का रिटर्न यहाँ पे अर्न करती है बैंक। अब बताता हूँ आपको कैसे फूल बनाती है। 18 to 22% का ऐसे रिटर्न अर्न करती है। इसके अलावा अब आप बोलोगे, जो क्वेश्चन आया था कि भैया अगर इंटरेस्ट बैंक हमें पे कर रही है, इंटरेस्ट हमसे बैंक ले रही है, तो वो इंटरेस्ट पे भी तो करेगी, इतना अर्न करे तो हमको सेविंग्स अकाउंट पे FD पे भी तो इंटरेस्ट बैंक देगी। तो यहीं से आपको फूल बनाया जाता है। यहाँ पे आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है 3 to 6% तक का। बैंक टू बैंक चूँकि वेरी करता है, तो मैंने 3 to 6% यहाँ पे ले लिया। 2.5 से 6% तक होता है, बट हमने 3 से ले लिया। और FD अगर आप करवाते हो तो वहाँ पर आपको मिलता है 7 to 8% का रिटर्न। क्लियर है, ये आपको पता है। अब आप बोलोगे ये रिटर्न्स भी तो, इसका भी तो पैसा कहीं से बैंक ला के देती। तो देखो बैंक एक बिजनेस है और बैंक अपने पास से कभी पैसा नहीं देगी। बैंक क्या करेगी, ठीक है, आपको यहाँ आपको इंटरेस्ट तो इतना दे रही है बैंक, बट आपसे इंटरेस्ट ले कितना रही है बैंक पता है। अगर आज आप एक पर्सनल लोन लेते हो, वहाँ पर आपको 14 to 15% का इंटरेस्ट रेट बैंक लगाती है। 15% का इंटरेस्ट आपको पर्सनल लोन के ऊपर देना पड़ता है। आप समझो बात को, पर्सनल आपसे लोन पर 15% इंटरेस्ट बैंक लेती है और आपको दे रही है सिर्फ 8%, यानी इसका डबल पैसा, जो बीच का बचा पैसा वो बैंक अपनी आप पास रख रही है, बैंक की अर्निंग्स हो रही है। ये तो ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और, शेयर मार्केट से मैंने बताया 18 to 22% का रिटर्न्स कमा रही है, बट बैंक आपको दे कितना रही है, सिर्फ 7 to 8%। तो यहाँ पे आपको फूल बनाया जा रहा है, हमको फूल बनाया जा रहा है, मतलब आपको तो नहीं, मुझे भी बनाया जा रहा है। तो हमको यहाँ बैंक्स फूल बनाती है। तो 18 to 22% अर्न करके सिर्फ 8% दे रही है हमें
जबकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन ही आज के टाइम पे 7 से 8% के रेट से, तो इन्फ्लेशन ही ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। इन्फ्लेशन क्या है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, मैंने डिटेल में बताया है इसमें सब इन्फ्लेशन के बारे में, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है 7 से 8% से, तो सेविंग्स अकाउंट में तो आपका पैसा लूज़ हो रहा है, अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है। आज आपने सेविंग्स अकाउंट में जो 1 लाख रुपये आपने मान लो डाले, तो यहाँ एक रूल ऑफ 72 है, जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था, जो ये कहता है कि आपको पैसे को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये कहीं डाले अपने अकाउंट के अंदर, थोड़ा डस्टर गीला था, 1 लाख आपने अकाउंट में डाले, तो इस 1 लाख को 72 से डिवाइड कर दो। तो इस 1 लाख को 72 से आप डिवाइड करते हो, जो भी अमाउंट आप कहे आप चेक करना चाहते हो उसको 72 से डिवाइड कर दो, आपका जो आंसर आएगा उतना साल आपको लगेगा आपके पैसे को हाफ होने में, राइट। इस कंसेप्ट को भी मैंने इन्फ्लेशन वाली वीडियो में डिटेल में समझाया था, जाके ज़रूर चेकआउट करना उस वीडियो को, ठीक है। तो ये यहाँ से बैंक आपको बेवकूफ़ बना रही है, और यहाँ से आप और एफडी के अंदर आप सोचते हो एफडी में भी 7-8% मिल रहा है, मतलब हमारा पैसा बच रहा है, बट पैसा तो बच रहा है पर आपने वहाँ पे पैसा फंसा दिया है, अपना पैसा आपका फंस रहा है वहाँ पे। कैसे फंस रहा है बताता हूँ। 7-8% मिल रहा है, 7-8% से इन्फ्लेशन बन रहा है, मतलब ना तो आप यहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो और ना ही इन्फ्लेशन का आपके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ रहा है। बट आप एक बात समझो, यहाँ पैसा आपका फंस गया है। आपका पैसा आज अगर 1 लाख है तो वो फ्यूचर में भी 1 ही लाख रहेगा, बट फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के अंदर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख में आप जो चीज़ खरीद पा रहे हो वो आप फ्यूचर में नहीं खरीद पाओगे। 1 लाख में उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी। आपने कई एग्जाम्पल्स देखेंगे, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, राइट। पेट्रोल कहाँ एक टाइम पे 60-70 रुपये लीटर हुआ करता था और आज 100 के ऊपर चला गया है। चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो 1 लाख तो आपका सेम रहेगा, और ऊपर से आपने फंसा भी दिया उसको, और एफडी करवा के वहाँ पे चूँकि लॉक इन का पीरियड होता है, आपको पता है मेच्योरिटी इस पे पहले तोड़वा दो तो वो कोई चार्ज अगेन बैंक ले लेता है आपसे, तो वहाँ तो आपने अपना पैसा फंसा दिया बैंक के अंदर। तो यहाँ पे ये बैंक एफडी के अंदर भी कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा, और बैंक आपको ऊपर से बेवकूफ़ अलग बना रहा है। तो पॉइंट ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट नहीं होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेफिनेटली होना चाहिए, और आपका होना ही चाहिए आपके पास एक बैंक अकाउंट। बट क्वेश्चन ये है कि क्यों ना हम जो फालतू पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ इमरजेंसी फंड क्रिएट करके जो फालतू पैसा पड़ा है उसको एफडी में ग्रो करने के लिए रखने के बजाय उसे शेयर मार्केट में लगा दे या किसी और एसेट क्लास में लगा दे। आप गोल्ड के अंदर भी अगर लगाते हो 9% का रिटर्न आपको गोल्ड इजीली दे रहा है, तो गोल्ड में आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, यहाँ पे वहाँ भी आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है और टैक्स फ्री भी, वहाँ पे कोई टैक्स भी नहीं लग रहा आपका, राइट। इसके अलावा आप क्रिप्टो जैसे रिस्की एसेट्स में तो हमें अभी नहीं जाना है, और आपको डर लगता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर डूब जाएगा, पैसा डूबता है, तो सिंपल सी बात है, बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना भी नहीं हमको ऐसे बिगिनिंग लेवल में। आप एटलीस्ट इंडेक्स फंड के अंदर तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में भी 12 से 15% रिटर्न आपको ईजिली मिल जाता है। इंडेक्स फंड ने दिए, निफ्टी ने दिए पिछले कुछ सालों में 12 से 15% के रिटर्न। इंडेक्स फंड क्या होता है, जैसे निफ्टी आप नाम सुनते हो, सेंसेक्स आप नाम सुनते हो, ये इंडेक्स है, इनका फंड, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स, वो इनके अंदर जो टॉप कंपनीज लिस्टेड है उनमें पैसा लगाते हैं। निफ्टी का अगर कोई निफ्टी 50 का कोई इंडेक्स फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, तो वो निफ्टी 50 में लिस्टेड 50 कंपनियों में पैसा लगाएगा, और आपको पता है निफ्टी 50 में केवल देश की टॉप 50 कंपनीज ही रहती हैं। तो अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बिलीव है, जो कि मुझे है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है आने वाले टाइम में, रिपोर्ट्स भी यही कह रही है कई सारी, लीजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी भी यही कहते थे, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडेक्स फंड ग्रो करेगा, क्योंकि इसके अंदर देश की टॉप 50 वो कंपनियाँ जो पूरे देश को चला रही है, एंड ये हर 6 महीने में चेंज भी होती रहती है। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप डाउन जाता है तो उसको निकाल के दूसरी कंपनी को रख दिया जाता है, तो पैसा डूबने का आपके यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है बिल्कुल ज़ीरो। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कहूँगा, कुछ होती है पर बहुत ही कम हो जाती है, 0.001% मैं कह सकता हूँ कि आप पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी, मतलब डूबता नहीं है इंडेक्स फंड के अंदर पैसा, राइट। तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड में धीरे धीरे अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। उसके बाद में हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से इंडेक्स फंड से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारा जितना ग्रो हो उतना ही सही है अभी,
और धीरे धीरे, और 15-15 रूल भी मैंने आपको बताया था इस शॉर्ट्स के अंदर, तो उसको भी जाके चेकआउट जरूर कर लेना कि अगर आप 15,000 रुपये हर महीने 15 साल के लिए 15% रिटर्न से जो कि इंडेक्स फंड दे रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट करते हो तो 15 साल बाद आपके पास में 1 करोड़ रुपये होंगे। वो बात अलग है, थोड़ा सा उसमें टैक्स और इन्फ्लेशन वगैरह एडजस्टेड वैल्यू वो नहीं होगी, बट समथिंग उतने ही आपके पास होंगे टैक्स और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी। और एक और तरीका है, अच्छा है तरीका, अगर आपको इस पर भी बिलीव नहीं है तो आप जो डेली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप जो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, आप गूगल यूज़ करते हो डेली, इनका तो आपको पता है ये कंपनीज तो ग्रो करनी है, फेसबुक ग्रो करनी है, टेस्ला ग्रो करनी है, आपको पता है। तो आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यूएस की स्टॉक्स में एक बेनिफिट ये भी है कि अगर जैसे हमारे यहाँ एमआरएफ का एक शेयर यहाँ पे 70,000 रुपये का से ज़्यादा का है, तो यहाँ तो इसमें हमारा घर ही चला जाएगा इतना महंगा शेयर खरीदने में। तो लेकिन यूएस में ऐसा नहीं, यूएस में मान लो अगर गूगल का शेयर 70,000 का मान लो एग्जांपल के लिए, तो उसका आप उसमें आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 100 रुपये से भी गूगल का शेयर खरीद सकते हो, जिसे फ्रैक्शनल शेयर्स कहते हैं। ये कंसेप्ट मैंने गूगल यूएस इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ज़रूर जाकर उसको भी चेकआउट कर लेना। तो यहाँ से आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं। हम क्यों ना बैंक्स को क्यों इतना ज़्यादा हम इंटरेस्ट कमाने दें, हम खुद वो इंटरेस्ट क्यों ना कमाएं। अब बात करते हैं कि हमें अगर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए बेस्ट बैंक के सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट रेट देखो, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है, वहाँ पे सर्विस चार्जेस या हिडन चार्जेस की जो बात करी वो कितने हैं वहाँ पे। उसके बाद में मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया क्या है, ट्राई करो 0 बैलेंस अकाउंट को ओपन करवाओ। उसके बाद में आप पे उसके ऊपर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे क्या ऑफर्स मिल रहे हैं, उसका एटीएम या फिर ब्रांच का डेंसिटी आपके एरिया में क्या है, आपके एरिया में है भी या नहीं है। और सबसे बेस्ट मेथड, आप डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लो। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आपके मोबाइल के ऊपर ही होता है, ईज़ ऑफ ऑनलाइन एक्सेस भी उस बैंक का देखो, इजीली आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो कि नहीं। या फिर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में बता रहा हूँ आपको, वो ओपन आप करवा लो, आपके मोबाइल के ऊपर कोई पेपर वर्क नहीं लगेगा, या फिर आपके इंटरनेट के थ्रू ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ऑपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा जुपिटर को आप यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो। अरे जुपिटर जो है यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं लगते यहाँ पे, और मिनिमम अकाउंट का बैलेंस का कोई झंझट नहीं है। जुपिटर के अंदर आपको इजीली ऑनलाइन एक्सेस इसका है। जुपिटर पे 24/7 कस्टमर सपोर्ट जुपिटर पे आपको मिलता है। जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो जुपिटर से, तो वहाँ पर आपको ऑफर्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है। तो जुपिटर के ऊपर मैं एक एनालिसिस वीडियो बना दूंगा, आप अगर कमेंट में बताओगे तो ये वीडियो पसंद अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।